नमस्कार। मैं विश्वास उर्गे हूँ। चर्चा का विषय जो है वो आज इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनका 75वीं सालगिरह 17 सितंबर को है। 75वां अमृत कलश का वर्ष होता है, अमृत वर्ष होता है। तो मोदी जी को उनकी जो वर्षगांठ है 75वीं, सभी लोग बधाइयां देंगे। बधाई तो देनी भी चाहिए। भारतीय संस्कृति का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है कि किसी भी व्यक्ति की 50 साल हो, 60 साल हो, 75वां साल हो, तो हम साल मुबारक कहते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा है, इस देश के प्राइम मिनिस्टर क्या 75 साल होने के बाद अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? सवाल यह है। इससे बात क्यों आ रही है? क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयं संघ के मोहन भागवत जी जो प्रमुख है, इनका 75वां सालगिरह अभी हाल में हुआ। इन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 75 साल के बाद हमारी जो भूमिका है, हमें दूसरा रोल लेना चाहिए और पहला रोल जो है उसको त्याग देना चाहिए। और ये कहते हुए उन्हें इंडिकेट किया कि माननीय मोदी जी, आप कुर्सी छोड़ो। मैं भी कुर्सी छोड़ रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बाद में उन्होंने अपना वक्तव्य चेंज किया और कहा कि मैं भी नहीं रिटायर हूं, आप भी मत रिटायर होइएगा। अब मैं भी नहीं रिटायर हो रहा हूं, ये उन्होंने कहा, ये इंडिकेटिव था कि आपको भी रिटायर नहीं होने का है। फिर भी चर्चा है। आज तारीख 15 है और फिर चर्चा है कि 17 तारीख को मोदी जी कुर्सी छोड़ेंगे, वानप्रस्थाश्रम लेंगे। ये सोचना भी आज की तारीख में कितना गलत है। देखिए, 2014 से लेके आज तक 11 साल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, जिसको हम इंडिया 1 कहे, इंडिया 2 कहे या इंडिया 3 कहे, सवाल यह है कि इस शासन व्यवस्था में 2014 के बाद आपने देखा होगा कि मुरली मनोहर जोशी साहब थे, अब उनकी 75वीं सालगिरह हो गई और 2014 में ऑलरेडी हो चुके थे 75 उनको। और हमारे एक जमाने के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो लगातार हमें दिखाई दे रहे थे, वो लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों व्यक्ति, इनको मार्गदर्शक मंडली में बिठाया गया। 75 साल ये क्राइटेरिया लगाया गया। और हम ये भी जानते कि अरुण शौरी जैसे एक महान पत्रकार जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर थे, इमरजेंसी के वक्त, उसके बाद जो जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी, उस गवर्नमेंट में वो एक मंत्री भी थे। ऐसे व्यक्तियों को 75 साल के बाद आपकी अब उम्र हो गई है, आप भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडली में आइए, इसलिए उनको पदत्याग करना पड़ा। लेकिन हमने क्या देखा? उनका मुंह पूरा बंद हो गया। मार्गदर्शन छोड़ दीजिए भाई, उनका मुंह पूरा बंद हो गया। और इसलिए मार्गदर्शन का मंडली का अर्थ यह हो गया, मुंह पे पट्टी बांधो, चुप रहो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ कुछ मत बोलो। और इसलिए एक तरीके से वो एक आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के पिंजरे में बंद है। माननीय मोदी जी 75 साल तो हो जाएंगे 17 साल को, बधाई तो तमाम दुनिया देगी, हर पेपर में बड़े बड़े कटआउट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी सभाएं लेकर गुणगान भी गाएंगे कि ऐसा महापुरुष हुआ ही नहीं। और ये उनकी परंपरा के तहत, जैसे अभी मोहन भागवत जी का सालगिरह 75वां हो गया, तो सारी सारे माध्यम, जितने भी प्रिंट आउट है,
सभी जगह आर्टिकल किसका आया? देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लिखते हैं मोहन भागवत जी के 75 साल के बाद, और लाल किले से आरएसएस का गुणगान गाते हैं। और उनकी वर्षगांठ सालगिरह जब होती है, तब एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिख के वो हम इस देश का प्राइम मिनिस्टर आरएसएस के गुणगान एक प्रचारक के तरीके गाता है। ये हमारे देश के संविधान में, क्या इस संविधान को मंजूर है? सभी लोग जानते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। अब जब इनकी सालगिरह आएगी तो आरएसएस लिखेगा, भारतीय जनता पार्टी लिखेगा, एक दूसरे का गुणगान गाते गाते आरएसएस की जो अब तो शताब्दी चल रही है उसका भी गुणगान होगा। लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, अपने पद नहीं त्यागेगा, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। हमने देखा 11 साल में जो लोग सोचते हैं ऐसा कि राष्ट्रीय संघ और इनके आज की सत्ता में बैठे हुए, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या और कोई भी हो, इनको आज फैसिज्म में सभी लोग जी रहे हैं। हमने हिटलर का फैसिज्म देखा, पिछले 11 साल का नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का फैसिज्म देख रहे हैं। मैं कई बार कह चुका हूं कि हिटलर के पास जो ताकत थी उससे कई गुना ज्यादा ताकत आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास है, क्योंकि बदला हुआ जमाना, बदला हुआ पूंजीवाद, बदली हुई टेक्नोलॉजी की ताकत, एक फाइनेंस कैपिटल की ताकत, और दूसरी बदली हुई टेक्नोलॉजी की ताकत आज एक आदमी के हाथ में इतनी ताकत आ जाती है कि हमारी सारी ऑटोनोमस बॉडीज के प्रमुख तोते जैसा भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गाने लगते हैं। सब तोते बन गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी आज मुंह तक नहीं खोलता। असंतोष बहुत है, लेकिन अपने नेता के खिलाफ एक शब्द बोलना बिल्कुल परमिजिबल नहीं है। सीधे बाहर जाना पड़ेगा, और कहां जाना पड़ेगा हर एक को मालूम है। और इसलिए 11 साल की जो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह की जो सत्ता है, इस सत्ता की पहचान हिटलर से कई गुना ज्यादा फैसिज्म इस देश में कायम हो चुका है, और कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। पावर इसीलिए हाथ में लिया है, इसलिए आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी चाल जो है, दोहरी बातें जो है, या हर मुंह से हर बात अलग अलग करते, ये देश को गुमराह करते रहते हैं। देश को गुमराह करने के लिए हर आदमी झूठ बोलता है, हर नेता झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, और यही तो बंच ऑफ थॉट्स है। और इसलिए कौन कहता है कि 75 साल होने के बाद हमको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? इसलिए कहते रहो और फिर खुद बोलो कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप भी मत जाइएगा। ये हमारे मोहन भागवत जी ने सिद्ध करके दिया है। अब 17 तारीख के बाद यही तो होने वाला है। इसलिए 17 तारीख के बाद क्या होगा, तो ये जो पावर की जो पकड़ है, इसको और मजबूत करने के लिए हम मणिपुर जाएंगे करीब करीब 2.5 साल के बाद। तब तक हमें याद नहीं आती, महिलाओं का मर्यादा भंग हुआ कभी याद नहीं आया। आरएसएस चुप है, बीजेपी चुप है, प्राइम मिनिस्टर चुप है, और न्यायपालिका का खेल, चीफ इलेक्शन का कमीशन का खेल, बैंकों के चेयरमैन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, सेबी के चेयरमैन, आईआरडी के चेयरमैन, इनको किस ढंग से कठपुतली जैसे नचाते हैं। जिनके हाथ में सत्ता है वो नचाते हैं, और अपने तरीके से बजट फ्रेम करना, अपने तरीके से
जनता का जीएसटी और जीडीपी का जो एक रूप है, इसमें से आज कैसे पैसा खर्च हो रहा है, देश की कुल मिला के जो अर्थनीति है, जिसमें 2014 को सिर्फ 70 साल में 55 लाख करोड़ की सॉवरिन डेट था, आज की तारीख में वो 220 लाख करोड़ की है। कौन कर्जा चुकाएगा? पूंजीवादी ताकतें और मजबूत हो गई है इसी 11 साल में, और देश की अर्थव्यवस्था, इसमें आम जनता, मेहनत कश जनता, किसान अपने सारे हक खो बैठ गया है। इसकी आमदनी इतनी घट गई है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आ चुका है, और सही आंकड़े इस अर्थव्यवस्था के मोदी साहब ने, उनकी सत्ता ने गायब कर देंगे। और ऐसे वक्त यही आंकड़े जो आईएमएफ को दिए जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक को दिए जाएंगे, या वर्ल्ड बैंक को दिए जाएंगे, या फिर और किसी वित्तीय संस्था को दिए जाएंगे, वो अपने रेटिंग एजेंसी के तहत अपने रिपोर्ट्स बताएंगे और कहेंगे फलाने फलाने क्वार्टर में हमने 7.4% जीडीपी रिकॉर्ड किया है। अब भारत देश दुनिया का सबसे पावरफुल देश, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा। असल में इन्हीं आरबीआई और इन्हीं सभी रिपोर्ट्स के जरिए हम सिर्फ 6.1% के ग्रोथ रेट पे है। शायद ये ग्रोथ रेट जो बहुत सारे गलत आंकड़ों से बना है, वो अन्य यूरोपीय देश और अमेरिका इनसे ग्रोथ रेट में, आंकड़ों में पीछे है, लेकिन उनका वॉल्यूम है वो बहुत बड़ा है। हमारा वॉल्यूम अभी 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर का ही है। फिर भी हम ऐसे बता रहे हैं जैसे इस देश में पूरा सुजलाम सुफलाम हो गया है। हालत इनफैक्ट उल्टी है। ऐसे वक्त इस देश के करीब करीब 142 करोड़ लोगों में 100 करोड़ लोग 5 किलो के रेशन के धान पर जी रहे हैं। कहाँ है हम? हमारा टेक ऑफ या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एक तरफ ये बकवास, दूसरी तरफ असल में 100 करोड़ लोग 5 किलो के धान पर जीते हैं, और उनको और 5 साल आप ऐसे ही जीते हो। ये इस देश का प्राइम मिनिस्टर जो 75वां साल 17 सितंबर को करने वाला है, ये बोलने वाले हैं। क्या इसको अमृत कलश लेके आने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जो आज कहते हैं ये अमृत काल है, इनका वर्ष अमृत काल में, इनका 75वां वर्ष 17 सितंबर को 75 पूरे होंगे, और हम देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये जो भाषा है, भाषा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असल में इस देश में पर कैपिटा जो इनकम है, हमारे किसान की आय जो है, हमारे असंगठित मजदूर की आय जो है, इस आय में अगर हम इस जीडीपी में, जिसका काउंटिंग ही नहीं है, अगर वो रियली ऑर्गेनाइज सेक्टर के 3% में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा हमारा जीडीपी? आज हम 6.1, 6.2, 6.5 कुछ भी बोले, अगर असंगठित वर्ग का जीडीपी ऐड कर दिया जाए उसका परसेंटेज नीचे आ जाएगा, क्योंकि क्योंकि असंगठित वर्ग आज 8 या 10 या 12 हजार हर महीने तनख्वाह लेने वाला एक आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत जी रहा है, जिसका भविष्य कोई नहीं है, ना प्रोविडेंट फंड, ना ग्रेच्युटी, ना पेंशन। इनके लिए हर दिन अगर रोजी नहीं है तो फाके पड़ेंगे। ऐसे ऐसे अवस्था में पिछले 11 साल से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वो 75वें साल में प्रवेश करेंगे तो ये फैसिज्म, क्योंकि इनके हाथ में पेगासस है, इनके हाथ में सारी खुफिया एजेंसीज काम कर रही है, इनके हाथ में जितने भी ऑटोनोमस बॉडीज है और जुडिशरी है, इसको भी ये कुछ भी करवा सकते हैं। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है
ये बात चल रही है। इसे कौन कहता है कि 75 साल ये अपने आप कुर्सी छोड़ देंगे? इतनी मॉरलिटी आरएसएस में भी नहीं है, इतनी मॉरलिटी इनसे एक भी लीडर में भी नहीं है। इसलिए अगर किसी की तरफ अंगुली दिखाना है तो हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमारे मुरली मनोहर जोशी या अरुण शौरी, इनको जबरदस्ती 2014 के बाद मार्गदर्शक मंडली में बिठाया गया। उन्हें कोई चॉइस नहीं था, इन्हें चॉइस है तो ये कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए ये जो एक मीडिया का बकवास है, जो आरएसएस ने डाइवर्शनरी टैक्टिक्स के हिसाब से हर चीज में वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, भाषा का झगड़ा, जाति का झगड़ा, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सारे झगड़े, समाज में विभाजन के झगड़े करते रहने वाली ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कुर्सी छोड़ने वाली है। वही मोदी साहब का संकट है और अदानी को बचाना मोदी साहब का एक परम कर्तव्य बन गया है। दोनों संकट में है और दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप है। ऐसे वक्त जब दोस्त संकट में रहता है तो साथ में ही रहना पड़ता है और इसलिए 75वां साल आएगा और चला जाएगा, सत्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। सत्ता में बदलाव तभी होगा जब रास्ते की लड़ाई भारत के नागरिक लड़ेंगे। इलेक्शन में जब भारत के नागरिक सत्ता की लड़ाई लड़ेंगे तो बैलेट बॉक्स के जरिए जो परिवर्तन होगा उसी में मोदी साहब को हटाना पड़ेगा। अदरवाइज अपने आप वो 75 साल के बाद रिटायर होना, इतनी नैतिकता इस देश में अब किसी में नहीं है। वो नैतिकता राहुल गांधी जी की में है, क्योंकि वो जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और उनके कार्यकाल में उनके हाथ से सत्ता निकल गई तो उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ के बाद में इलेक्शन करवाया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के। लेकिन यहाँ पे नड्डा जी के पास रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी को रिप्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर मोहन भागवत जी को रिप्लेसमेंट नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नीतिवान नहीं है जिसे राहुल गांधी है। इसलिए बात छोड़ दो कि 75वां साल आएगा और जाएगा। भारत के नागरिकों की परिस्थिति आज के इनके 75वें वर्ष में बहुत ही बुरी है। इसलिए भारत के नागरिकों को एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो बैलेट बॉक्स के जरिए लड़नी पड़ेगी और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, ये उनको मन बनाना पड़ेगा। अपने आप कोई भी कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई का आदमी हो, कोर्ट के आदमी हो, बैंकों के आदमी हो, सेबी के आदमी हो, हर कोई सत्ता का पद ये अपॉइंटेड पद है। इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट जब मोदी सरकार में मोदी ही करते हैं तो मोदी ही इस देश के तानाशाह है। तानाशाह कभी कुर्सी नहीं छोड़ते। सत्ता तानाशाह की जब होती है तो ऐसा बहुत कुछ मामला होता है, जैसा हमने दुनिया भर देखा है, हमारे पड़ोसी देशों में भी देखा है। जनता जब जाएगी तब ये कुर्सी छोड़ेंगे। 75वां साल हुआ, इसलिए कुर्सी छोड़ने वाले में ना मोहन भागवत जी है, ना नरेंद्र मोदी जी है। इनको 75वां साल मुबारक हो, लेकिन इनके पास से ऐसी अपेक्षा करना ये छोड़ेंगे तो नहीं, ये तानाशाह है कि कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद, यहीं पे रुकते हैं।